भारत एक ऐसा देश है जहां पशु प्रेम और सहिष्णुता की बातें संस्कृति में रची बसी हैं। यहां गली में घूमते कुत्तों को रोटी देने से लेकर मंदिर के बाहर बैठने वाले कुत्तों को आशीर्वाद मानने तक की परंपराएं हैं। लेकिन आज यही संस्कृति एक बड़े सामाजिक और प्रशासनिक संकट के रूप में सामने खड़ी है, और वो है स्ट्रे डॉग्स की समस्या। वर्ल्ड इन फोकस में आज फोकस रहेगा स्ट्रे डॉग्स की समस्या पर। इसके हर पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में। आइए करते हैं शुरुआत। स्ट्रे डॉग्स की समस्या ये केवल पशुओं की देखभाल का नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक व्यवस्था और कानूनी जिम्मेदारियों का भी मामला बन चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसने इस पूरे मुद्दे को एक नई दिशा दे दी। कोर्ट ने कहा कि देश भर में बढ़ती डॉग अटैक्स की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक है कि आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर्स में रखा जाए। अब ये टिप्पणी एक जनहित याचिका के जवाब में आई, जिसमें कहा गया था कि आवारा कुत्तों द्वारा लोगों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने में असमर्थ साबित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद समाज में दो स्पष्ट धड़े बन गए। एक पक्ष मानता है कि एक मानवीय संकट है, जहां बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की सुरक्षा खतरे में है। उनका तर्क है कि जानवरों के नाम पर इंसानों की जान दांव पर नहीं लगाई जा सकती। और दूसरा पक्ष, जो पशु अधिकारों का समर्थन करता है, वो ये मानता है कि कुत्ते भी इस धरती पर उतने ही हकदार हैं जितना कोई और जीव। उनका सवाल यह है कि क्या कुत्तों को हटाना या उन्हें बंद कर देना ये न्याय संगत है, खासकर तब जब वो आक्रामक ना हो। तो सवाल सिर्फ भावनात्मक नहीं, आंकड़े भी डराने वाले हैं। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में डॉग अटैक की घटनाएं कई गुना बढ़ चुकी हैं। कहीं स्कूली बच्चे कुत्तों के झुंड के शिकार हो जाते हैं, तो कहीं पार्क में टहलते बुजुर्गों पर हमला होता है। कई बार ये घटनाएं गंभीर रूप ले लेती हैं, जिनमें अस्पताल में भर्ती या मृत्यु तक के मामले सामने आते हैं। दूसरी ओर स्थानीय निकायों की व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ज्यादातर नगर निगमों के पास ना तो पर्याप्त शेल्टर्स हैं, ना ही पर्याप्त सोर्सेस। जहां शेल्टर्स हैं भी, वहां साफ सफाई, मेडिकल सुविधा, स्टाफ की भारी कमी है। यही वजह है कि कोर्ट के निर्देश के बावजूद इस पर जमीनी कार्रवाई कमजोर ही दिखती है, और आज कई पशु प्रेमी इसको लेकर एक नया प्रोटेस्ट छेड़ रहे हैं। इस मुद्दे का एक और पहलू है पशु जन्म नियंत्रण, जिसकी बात ये ह्यूमन एनिमल राइट एक्टिविस्ट भी कर रहे हैं। ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम। अब आप देखें कि भारत में इस योजना को लागू तो किया गया है, पर असलियत में इसके परिणाम जो है वो बेहद सीमित है। नसबंदी और वैक्सीनेशन की प्रोसीजर काफी धीमा है, निगरानी का तंत्र कमजोर है और फंडिंग का एक भारी अभाव। और यही वजह है कि एक बार नसबंद किए गए कुत्ते भी वापस सड़कों पर छोड़ दिए जाते हैं, जहां वो फिर से उसी खतरे का हिस्सा बन जाते हैं जिसे बचने के लिए पूरी प्रक्रिया की गई थी। और इन सारी बातों के बीच एक महत्वपूर्ण बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, और वो है सामाजिक संवेदनशीलता। कई लोग बिना सोचे समझे कॉलोनियों में डॉग्स को खाना देते हैं, जिससे कुत्ते एक जगह इकट्ठा होकर आक्रामक हो जाते हैं। कुछ लोग इन्हें मारते पीटते हैं, जिससे वो और ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। यानी समस्या सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, ये सामाजिक व्यवहार का भी परिणाम है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में अंतिम फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन ये साफ है कि मामला अब सिर्फ अदालत या सरकार का नहीं रहा। ये पूरे समाज के सामने एक सवाल बनकर खड़ा है कि क्या इंसानों और जानवरों के बीच कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जिसमें दोनों की सुरक्षा और गरिमा बनी रह सके। अब जरूरत है कि निष्पक्ष दृष्टिकोण हो, ना तो सिर्फ पशु प्रेम की भावना में बहकर निर्णय लेना चाहिए, और ना ही पूरी समस्या को खत्म करने के नाम पर क्रूरता अपनानी चाहिए। जब हम कहें कि जीवों से प्रेम हमारी संस्कृति है, तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि ये प्रेम सुरक्षित दूरी और जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। अंततः ये जो हमारा पूरा सेगमेंट है, हमें सोच की ओर ले जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक आवश्यक चेतावनी है। ये चेतावनी है एक अराजक व्यवस्था के खिलाफ, जो आज नहीं सुधारी गई तो कल ये एक गहरा मानवीय और नैतिक संकट बन सकती है। कुल मिलाकर हम आगे बात करेंगे कि विकसित देशों में स्ट्रे डॉग से निपटने के आखिर कौन कौन से तरीके वहां अपनाए जाते हैं,
जिसके तहत वहां पर स्ट्रे डॉग्स की संख्या ना बढ़े, उसको कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर वहाँ फोकस किया जाता है। और उन्हीं देशों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे और उनके प्रिवेंशंस किस तरीके के हैं, किस तरीके के कंट्रोल्स हैं, किस तरीके के मेजर्स हैं, और उसे जानने के लिए आप जुड़े रहें वर्ल्ड इन फोकस के साथ। जब हम भारत में स्ट्रे डॉग्स की समस्या को लेकर उलझे हुए हैं, तब ये जानना जरूरी हो जाता है कि दुनिया के अन्य विकसित देश इस समस्या को कैसे देखते हैं और उससे किस तरीके से निपटते हैं। क्या वो भी शेल्टर बनाते हैं? क्या वो कुत्तों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या कोई और कठोर तरीका अपनाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर एक नहीं बल्कि कई हैं। विकसित देशों की नीतियां एक ओर तो बेहद व्यवहारिक हैं, वहीं दूसरी ओर वो कई बार नैतिक विवादों को भी जन्म देती हैं। और इस संदर्भ में हम सबसे पहले बात करेंगे यूएसए यानी कि अमेरिका की। अमेरिका की जब बात आती है तो सुविधा, व्यवस्था और कठोर निर्णय ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका में स्ट्रे डॉग्स के लिए एक अत्यंत व्यवस्थित प्रणाली है। यहाँ हर शहर या काउंटी में एक एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है आवारा पशुओं को पकड़ना, उनकी पहचान करना और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाना। सड़कों पर मिलने वाले कुत्तों को सबसे पहले शेल्टर में ले जाया जाता है। वहाँ उनका मेडिकल चेकअप होता है और ये देखा जाता है कि कहीं वो किसी के पालतू तो नहीं। अमेरिका में ज़्यादातर पालतू जानवरों में माइक्रोचिप लगी होती है, जिससे स्कैन करके उनके मालिक की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगर मालिक मिल जाए तो कुत्ता उसे लौटा दिया जाता है, लेकिन अगर जानवर स्ट्रे ही हो तो उसे कोई अडॉप्ट नहीं करता, तो कुछ समय बाद उसे यूथनेशिया का सामना करना पड़ता है, यानी उसे एक पेनलेस डेथ दी जाती है। इसका मकसद ये होता है कि ना तो जानवर शेल्टर में लंबे समय तक अस्वस्थ या अवसादग्रस्त होकर जिए और ना ही दूसरों के लिए वो खतरा बने। आश्चर्य की बात यह है कि हर साल अमेरिका में 6 लाख से अधिक डॉग्स और कैट्स को यूथनेस किया जाता है। हालांकि पिछले सालों में एडॉप्शन की दर बढ़ी है और यूथनेशिया का आंकड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। इस संदर्भ में हम दूसरे देश की बात करते हैं और वो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यानी कि संवेदनशील लेकिन सीमित। ब्रिटेन में सिस्टम लगभग अमेरिका जैसा ही है। यहाँ भी डॉग्स को पकड़कर शेल्टर में रखा जाता है, जहाँ उनकी हेल्थ और माइक्रोचिपिंग की जाती है। 7 दिनों तक उनका इंतजार किया जाता है कि कोई उन्हें गोद ले या मालिक उन्हें खोजे। यदि कोई उन्हें नहीं अपनाता और वो आक्रामक बीमार या बूढ़े हैं तो उन्हें यूथनेशिया की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यहाँ का फोकस सार्वजनिक सुरक्षा और पशु की गुणवत्ता पर होता है। ब्रिटेन में यूथनेशिया को लेकर सेंसिटिविटी है, लेकिन प्रैक्टिकल जरूरत को प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा देश आता है जापान। तकनीकी देश है लेकिन क्रूर पद्धति। जापान जैसी तकनीकी और विकसित सोच रखने वाले देश में आप सोचते होंगे कि पशुओं के लिए भी कोई उन्नत और संवेदनशील व्यवस्था होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जापान में आज भी एक विवादास्पद व्यवस्था मौजूद है। गैस चैम्बर यूथनेशिया। स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर विशेष केंद्रों में रखा जाता है। अगर कोई 3 से 7 दिनों के अंदर उन्हें अडॉप्ट नहीं करता तो उन्हें गैस चैम्बर में डालकर मौत दी जाती है। हालांकि इस प्रक्रिया पर जापान में भी भारी विरोध हुआ है, लेकिन आज भी ये पद्धति कानूनी है और जारी है। जापान में जानवरों की सुरक्षा से ज़्यादा नियंत्रण और व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है। चौथा देश आता है कनाडा। रोकथाम पहले होती है यहाँ और समाधान बाद में। कनाडा ने 2022 में एक कठोर लेकिन सुरक्षा केंद्रित फैसला लिया था। कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी ने 100 से अधिक देशों से डॉग्स के इंपोर्ट पर रोक लगा दी। इनमें भारत भी शामिल है और इसका कारण था रेबीज का खतरा। इसके जरिए कनाडा ने साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह के स्वास्थ्य संकट को देश के अंदर नहीं आने देना चाहता। और इस फैसले के बाद कई पशु प्रेमी संगठनों ने विरोध किया, लेकिन सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी। इस सीरीज में अगला देश आता है नीदरलैंड्स। करुणा और अनुशासन का मॉडल आप इसे कह सकते हैं। अब बात करते हैं उस देश की जो इस विषय पर आदर्श मॉडल बन चुका है, नीदरलैंड। नीदरलैंड ने ना तो यूथनेशिया अपनाया, ना ही सड़कों से कुत्तों को जबरन हटाया। उन्होंने अपनाया CNRV मॉडल, यानी कि कलेक्ट,
कुत्तों को पकड़ना, न्यूटर यानी कि नसबंदी करना, वैक्सीनेट यानी कि टीकाकरण करना और रिटर्न वापस उसी स्थान पर छोड़ देना। अब इसके साथ साथ वहां पालतू जानवरों की बिक्री पर भारी टैक्स लगाया गया ताकि लोग खरीदने की बजाय शेल्टर से गोद लें। सोशल मीडिया और सरकारी प्रयासों के जरिए अडॉप्शन को प्रोत्साहन मिला है। यही नहीं, वहां पशु क्रूरता पर नजर रखने के लिए विशेष पुलिस बल भी ऑर्गेनाइज की गई है। आज नीदरलैंड दुनिया का पहला देश है जहां सड़क पर एक भी स्ट्रे डॉग नहीं, और ये हुआ बिना एक भी जानवर को मारे। और इन एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि विकसित देश इस समस्या को लेकर या तो प्रभावशाली व्यवस्था अपनाते हैं या कठोर निर्णय लेते हैं। कहीं यूथनेशिया तो कहीं रोकथाम और माइक्रोचिपिंग और कहीं करुणा आधारित मॉडल्स की सफलता। हमें देखना चाहिए कि भारत इनसे सीखे, लेकिन आंख मूंद कर किसी एक मॉडल को अपनाना ये सही नहीं होगा। हम इतना ही कहेंगे कि हर देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति अलग होती है, और जब बात भारत की आती है तो भारत के लिए सबसे उपयुक्त तो वही मॉडल होगा जो व्यवहारिक भी हो, संवेदनशील भी हो और दीर्घकालिक समाधान भी दे सके। हम एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद भारत के लिए रास्ता क्या हो सकता है जो एक्सपर्ट्स भी सुझा रहे हैं उस पर बात होगी, पर पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो भारत में स्ट्रीट डॉग्स की समस्या, जिसके पर आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में, ये समस्या एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अब सिर्फ बहस या भावनाओं से काम नहीं चलने वाला। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, बढ़ते डॉग्स अटैक्स और समाज में बढ़ते विरोधाभासी स्वर, इन सबके बीच अब सवाल ये नहीं कि क्या किया जाए, सवाल यह है कि कैसे किया जाए। क्योंकि ये स्पष्ट है कि भारत जैसे विविध, विशाल, विकासशील देश में कोई भी समाधान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो व्यवहारिक, संवेदनशील और स्थायी ना हो। पहली आवश्यकता है नीति और नियत, दोनों में स्पष्टता होनी जरूरी है। आप देखिए कि भारत में पशु अधिकारों से जुड़ी कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC प्रोग्राम, जिसे 2001 में लागू किया गया था, और इस योजना के तहत कुत्तों की नसबंदी और रेबीज टीकाकरण किया जाना था, लेकिन उनकी जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसके क्रियान्वयन में भारी कमियां हैं। आप देखें कि देश के ज्यादातर नगर निगमों के पास पर्याप्त सोर्सेस, प्रशिक्षित स्टाफ या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। नसबंदी की प्रक्रिया बहुत धीमी है, कई बार बिना किसी निगरानी के होती है, और कुत्तों को सर्जरी के बाद तुरंत सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, जिससे संक्रमण और हिंसक व्यवहार बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहली जरूरत है कि इस योजना को पुनर्गठित किया जाए। एक्सपर्ट सुझाते हैं कि हर शहर में स्थायी शेल्टर्स हों, नसबंदी और वैक्सीनेशन के लिए सुविधा संपन्न अस्पताल हो, स्टाफ हो। सभी कुत्तों की पहचान के लिए माइक्रोचिपिंग ये अनिवार्य की जानी चाहिए। माइक्रोचिपिंग से ना 2 लाभ होते हैं। एक, यदि कुत्ता पालतू है तो मालिक तक पहुंचना आसान होगा। दूसरा, अगर कोई जानवर शेल्टर से दोबारा पकड़ा गया तो उसे ट्रैक किया जा सकेगा। और दूसरी आवश्यकताओं में क्या शामिल है? सामाजिक सोच में बदलाव। ये बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी, क्योंकि भारत में ना अक्सर लोग भावनाओं में बहकर आवारा कुत्तों को खाना देते हैं, लेकिन जब वही कुत्ते आक्रामक हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं। जिम्मेदारी के साथ भोजन देना और ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जरूरी है जहां फीडिंग की परमिशन हो, वहां कुत्तों की निगरानी हो सके। और साथ ही नागरिकों में ये समझ जरूरी है कि सिर्फ खाना देना पशु प्रेम नहीं होता, बल्कि उनकी देखभाल, उनकी चिकित्सा, प्रजनन नियंत्रण में सहयोग देना भी उतना ही जरूरी है। और इसके लिए स्कूलों, कॉलेजेस, कम्युनिटीज में अवेयरनेस कैंपेन चलाने हैं। जरूरी है ये नागरिकों को जानवरों से जुड़ी नीतियों में सहभागी बनाना होगा, ना कि केवल आलोचक। एक्सपर्ट सुझाव देते हैं तीसरी आवश्यकता की ओर, जो है एडॉप्शन को संस्कृति बनाना। आप देखें कि भारत में बहुत कम लोग स्ट्रे डॉग्स को गोद लेते हैं। ज्यादातर लोग महंगे विदेशी ब्रीड्स के पीछे भागते हैं, जो पालतू जानवरों की तस्करी और अनियंत्रित ब्रीडिंग को बढ़ावा देता है। अगर हमें स्ट्रे डॉग्स की संख्या नियंत्रित करनी है तो हमें नीदरलैंड मॉडल से सीख लेकर एडॉप्शन को प्रोत्साहित करना होगा। और इसके लिए पालतू जानवरों की खरीद, बिक्री पर भारी टैक्स लगाया जाए, शेल्टर से गोद लेने वाले लोगों को सब्सिडी, टैक्स छूट या अन्य लाभ दिए जाएं, सोशल मीडिया और स्थानीय निकायों के जरिए एडॉप्शन ड्राइव्स चलाई जाएं, ब्रीडिंग और पालतू जानवरों की बिक्री पर
कठोर निगरानी और लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू की जाए। और चौथी आवश्यकता पर यदि बल दिया जाए तो जरूरी है फोकस करना संवेदनशील लेकिन व्यवहारिक कानून पशु क्रूरता को रोकने के लिए भारत में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 ये है, लेकिन ये आज के संदर्भ में काफी वीक है, काफी इनफेक्टिव है, कमजोर और अप्रभावी, क्योंकि कानून में संशोधन की जरूरत है ताकि कुत्तों के खिलाफ हिंसा करने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो, लेकिन साथ ही जो जानवर गंभीर रूप से बीमार, आक्रामक या इलाज से बाहर है उनके लिए यूथनेशिया की कानूनी और चिकित्सकीय अनुमति हो। इस पूरे रेफरेंस में केरल सरकार की नीति काफी सराहनीय है, जिसमें आप देखें कि क्लियर किया गया है कि पशु चिकित्सक की स्वीकृति के बाद ही गंभीर रूप से बीमार जानवरों को मानवीय मृत्यु दी जा सकती है। और पांचवी आवश्यकता क्या हो सकती है? एक समर्पित संस्था। भारत में पशु कल्याण से जुड़े काम अक्सर एनजीओ, वॉलंटियर्स या अदालतों की पहल से होते हैं। अब समय आ गया है कि सरकार एक समर्पित राष्ट्रीय संस्था बनाए जो देश भर में शेल्टर्स, नसबंदी सेंटर्स और वैक्सीनेशन क्लिनिक्स का नेटवर्क बनाए। स्थानीय प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो, डेटा इकट्ठा करके नीति निर्माण में सहायता हो और नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करके। भारत के लिए ना तो अमेरिका जैसा कठोर यूथनेशिया मॉडल पूरी तरह उपयुक्त है और ना ही सिर्फ भावुक पशु प्रेम से भरा एक निष्क्रिय रवैया। तो ऐसे में एक देश जिसकी बात हमने सबसे अंत में की और वो है नीदरलैंड। हमें नीदरलैंड जैसे मॉडल से प्रेरणा लेनी होगी जहां संवेदनशीलता और सिस्टम दोनों का संतुलन है, एक अच्छा संगम है। यह आवश्यक है कि हम इंसानों और जानवरों के अधिकारों के बीच एक बैलेंस बनाएं, क्योंकि अगर एक तरफ हम कहते हैं कि जानवरों को जीने का हक है तो दूसरी तरफ हमें यह स्वीकार करना होगा कि इंसानों की सुरक्षा सबसे पहली जिम्मेदारी है। अब वक्त आ गया है कि भारत भावनाओं और प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठकर एक नीति आधारित मानवीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए, ताकि ना तो इंसानों को डर के साए में जीना पड़े और ना ही जानवरों को उपेक्षा और क्रूरता का सामना करना पड़े। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर। और आज के लिए फिलहाल वर्ल्ड इन फोकस में इतना ही। कल एक नए विषय के साथ आपके समक्ष होंगे हाजिर। जुड़े रहिएगा जॉस हिंदी के साथ फॉर मोर प्रोग्राम्स। नमस्कार।